नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बदलाव। बहू, आज खाना मिल जाएगा क्या? 2 बज गए हैं। तुम्हें नहीं पता मुझे दवाई भी लेनी होती है। विमला जी ने आवाज लगाई। तभी अंदर से कामनी अपने 8 महीने के बेटे बंटी को लेकर बाहर आई। मम्मी जी, बंटी रोए जा रहा है। लगता है बंटी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से काफी रो रहा है, इसलिए मेरी गोद से उतर भी नहीं रहा। आज किसी तरह मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। आप बस अपने और पापा जी के लिए निकालकर अचार के साथ खा लेना। कामनी का इतना कहना हुआ ही था कि विमला जी उस पर बरस पड़ी और कहा, क्या खिचड़ी बनाई है? क्या पूछना भी जरूरी नहीं समझा हमें? आज खिचड़ी खानी है या नहीं? ऊपर से ना पापड़ ना दही, कहती हो बस अचार से खा लो। हम इंसान हैं और इस घर के मुखिया, कोई मजदूर नहीं जिसे जो मन आया परोस दिया। अकेले पूरी दुनिया में तुमने ही बच्चा पैदा नहीं किया, मैंने भी जना है और घर परिवार भी संभाला है। अरे तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया खुद लेकर खा लो। हमने अपने समय में अपनी सास को यह कह दिया होता ना, तो उसी वक्त घर से धक्का मारकर निकाल दिया होता। वह तो शुक्र मनाओ मैं ऐसी नहीं हूँ। यहाँ रखो बंटी को और जाओ हमारा खाना परोसो। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। कब से मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर सो भी नहीं रहा। लगता है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, यह एक और तरीका है घर के कामों से भागने का। अरे बच्चा है, पेट में दर्द हो रहा होगा। एक हींग की पोटली बनाकर जरा नाभि के पास सिकाई कर दे, अभी शांत हो जाएगा। यूं बात बात पर डॉक्टर के पास जाना सही नहीं है। माना कि तुम लोग बड़े मॉडर्न हो, पर याद रखो जितना असरदार घरेलू नुस्खे होते हैं वह और कोई नहीं होता। जाओ इसे यहाँ रखकर, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। कामनी जैसे ही बंटी को विमला जी की गोद में देने लगी, बंटी और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पर विमला जी जबरदस्ती उसे लेकर कामनी को वहां से जाने का इशारा करती हैं। कामनी वहां से जाने लगती है, पर बंटी का यूं रोना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर भी वह रसोई में गई। सबसे पहले उसने अपने सास ससुर का खाना परोसा, फिर हींग की पोटली बनाकर ले आई और झट से आकर अपने बेटे को विमला जी के हाथों से लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके इस रवैये से विमला जी गुस्से में अपने पति नरेंद्र जी से कहती हैं, देखो कैसे लेकर गई बंटी को, जैसे मानो उसके बेटे को मैं खा जाती। मुझे तो हमेशा से ही पता था इसके मन में पाप है। यह नहीं चाहती कि इसका बच्चा इसके अलावा और किसी से घुले मिले, ताकि उसके सहारे बहाने बनाकर काम से बच सके। पर यह मुझे नहीं जानती है, मैं भी इसकी सास हूँ। नरेंद्र जी बोले, बस यही तो दिक्कत है विमला, तुम बस इसकी सास हो, पर तुम एक औरत, एक माँ भी हो। यह बात भूल गई हो। क्या मतलब है आपका? देखो, मैं औरतों के बारे में जितना जानता हूँ वह यह है कि एक औरत अपने पर हुए हर व्यवहार को एक समय के बाद भूल जाती है, पर वह अपनी गर्भावस्था और अपने दूध मुहे बच्चे को बड़ा करने के दौरान अपने पर हुए व्यवहार को कभी नहीं भूलती। आज वह तुम्हारी हर बात को मानने पर मजबूर है, क्योंकि उसे लगता है हम इस घर में मुखिया हैं, पर एक दिन जरूर आएगा जब हम बस बिस्तर पर पड़े इसकी सेवा की राह देख रहे होंगे। तब वह इस घर की मुखिया होगी और उस समय वह अपने पर हुए इस व्यवहार को याद कर हमारी सेवा को बस बोझ समझेगी। और कौन जाने, सेवा तो क्या वह हमें पूछे ही ना, फिर इस पर भी दोष लगाओगी। पर शायद ही तुम इस बात का एहसास होगा कि इस स्थिति का बीज रोपण कब का हो चुका है। आप और आपके ज्ञान की बातें, यह तब कहाँ गया था जब आपकी माँ मेरे साथ यही सब करती थी। उन्होंने भी मुझे कम नहीं सताया था। बस तुम औरतों की यही दिक्कत है। तुम सब जानती हो कि तुम लोगों का यह रवैया गलत है, पर फिर भी तुम्हें यही करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी यही हुआ था। किसी को यह ख्याल नहीं आता कि जो मेरे साथ हुआ वह अब और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कहीं पर किसी को ये तो बंद करना चाहिए। तभी तो आजकल रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं, बस मन मुटाव और एक दूसरे के प्रति
हिंसा की भावना ही दिखती है। क्या विचार है? पर यह सब आपने पहले कभी नहीं कहा। मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ अपनी बहू के साथ। यह सब आपकी सोच है, ऐसे ही होता है हर घर में, तभी यह बहुएं काबू में रहती हैं, वरना तो फिर यह अपने मन की करने लगेंगी। और इसलिए तो ज्यादातर बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में बिताना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वे अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। विमला, तुम गलत कर रही हो। इसी की वजह से वृद्धाश्रम में भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और तुम्हें लगता है तुम्हारी रोक टोक और क्लेश से बहू काबू में रहेगी? याद रखना, खिंचाव ज्यादा हो तो धागा मजबूत नहीं, टूट जाता है, और रिश्ते तो कच्चे धागे की तरह ही होते हैं। अब मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम खुद ही समझदार हो। विमला जी नरेंद्र जी की बातों को अनसुना कर बड़बड़ाते हुए चली गई, और कामनी को कुछ काम बताने उसके कमरे में जा ही रही थी कि उन्होंने सुना। कामनी बंटी से कुछ कह रही थी। उसी को सुनने को वे दरवाजे पर ही रुक गईं। जहां कामनी बंटी से कह रही थी, चुप हो जा मेरे सोना, मम्मी आ गई हैं, अब वह आपको रुलाकर कहीं नहीं जाएंगी। हमारी तकलीफ कोई नहीं समझता बेटा। दादी को आपकी तकलीफ भी नहीं दिखती, ना ही मेरी। पर मुझे पता है आप ऐसे ही नहीं रो रहे हो। पापा आ जाएं, फिर आपको ले चलूंगी डॉक्टर के पास। जब यह सब कामनी बंटी से कह रही थी, बंटी भी मानो सब कुछ समझ रहा था। उसका रोना बंद था, और वह बस अपनी माँ को एकटक देखे जा रहा था। यह सब देखकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए, और वह सोचने लगी कि कहीं ये सही तो नहीं कह रहे थे। बहू को काबू में रखने के चक्कर में मैंने उस पर अत्याचार ज्यादा तो नहीं कर दिया। पर जो भी हो, इसे यूं बच्चे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यह सोचकर वह हड़बड़ाकर अंदर आ गई और कामनी से कहा, यह सब क्या जहर भर रही हो मेरे पोते के मन में? उसे यह बताना चाहती हो कि उसकी दादी बहुत बुरी है? क्या फायदा, जब तक यह समझने लायक होगा इसकी दादी अच्छी बन चुकी होगी। कामनी हैरान होकर विमला जी की इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी फिर विमला जी ने कहा, हाँ, अब तक मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझती थी, या फिर यह कह लो जानबूझकर समझना नहीं चाहती थी। आज तुम्हारे पापा और तुम दोनों की बातों ने मुझे सच का आईना दिखा दिया। बहू, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी। तभी पीछे से नरेंद्र जी आकर कहते हैं, बहू, इसकी बातें रिकॉर्ड कर लो, और जो यह अपनी बात पर अमल ना करे तो इसे वृद्धाश्रम भेज देना। इस बात से विमला जी चिढ़ जाती हैं, और नरेंद्र जी और कामनी ठाके मार मार कर हंसने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।